नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में इल्तुतमिश का योगदान। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इल्तुतमिश ने किस प्रकार दिल्ली सल्तनत को एक संगठित स्वरूप प्रदान किया। वो न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार से उसको एक संगठित करने का कार्य किया, वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। इसने शमशी वंश का शासक था ये, और इलबरी कबीले के तुर्क माता पिता से ये पैदा हुआ। ऐबक का दास था, लेकिन मोहम्मद गोरी के आदेश पर ऐबक ने उसे 1206 ईस्वी में दासता से मुक्त कर दिया और उससे अपनी लड़की का विवाह करके और बदायूं का गवर्नर बना दिया। देखिए कि ऐबक को दासता से मुक्ति 1208 में मिली थी, जबकि इल्तुतमिश को 1206 में मिल गई है, जबकि इल्तुतमिश ऐबक का दास था। क्योंकि गोरी का आदेश था, इसलिए उसको 1206 में दासता से मुक्त कर दिया गया। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को सुल्तान बनाया गया, लेकिन इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करके स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद में तुर्की अमीर दो दलों में विभाजित हो गए। एक लाहौर का गुट बन गया, दूसरा दिल्ली का। लाहौर के तुर्की अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बनाया, जबकि दिल्ली के तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। बाद में एक युद्ध में आराम शाह पराजित हो गया और आराम शाह का वध करके और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। इस प्रारंभिक जानकारी के बाद हम देखते हैं कि सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने कौन कौन से राजनीतिक कार्य किए। इन राजनीतिक कार्यों में इल्तुतमिश ने न केवल अपने दुश्मनों पर विजय पाई, बल्कि गोरी और ऐबक के समय में जीते हुए राजपूत राज्यों या उत्तर भारत के जो राज्य अब आज़ाद हो गए थे, जिन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था, अधीनता से मुक्त कर दिया था, उनको उनकी पुनर्विजय का काम किया। पहला कार्य था तराइन का तृतीय युद्ध। पहला और दूसरा युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 92 के अंदर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के चौहान के बीच में लड़े गए थे। लेकिन तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दोज और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया, जिसमें यल्दोज पराजित हो गया और उसका इल्तुतमिश द्वारा वध कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये एक शत्रु की समाप्ति तराइन के युद्ध में हो गई। दूसरा एक खतरा था मंगोल आक्रमणों का, क्योंकि दिल्ली अभी अभी नया एक राज्य बना था, उसके पास न कोई अपनी इतनी शक्ति थी, न कोई ऐसे संगठित सेना थी। इसी समय में एक चंगेज खान, जो मध्य एशिया से अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ ख्वारिज्म जैसे राज्य पे अपना अधिकार जमा लिया, और ख्वारिज्म के शाह ने भारत की तरफ भागते हुए सिंधु नदी को पार करते हुए इल्तुतमिश के पास शरण मांगी, और इसी सुल्तान ख्वारिज्म के सुल्तान मकबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खान सिंधु नदी तक आ गया था। लेकिन इल्तुतमिश ने चतुराई से काम लिया और मकबरनी को भारत में शरण देने से मना कर दिया। इस प्रकार ये मंगोल आक्रमण का एक संभावित खतरा जो था वो टल गया। इसके बाद राजपूत राज्य जिन्होंने अधीनता से मुक्त हो गए थे, उन पर पुनः अधिकार किया गया। 1226 से लेकर 1232 ईस्वी तक
बयाना, रणथंभौर, मंडोर, अजमेर, जालोर, नागौर और ग्वालियर के इन सभी राज्यों पर पुनः अधिकार किया गया था। नागदा इसका अपवाद था, जहाँ के गुहिल शासक जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया, अर्थात वो नागदा पे अधिकार करने में असफल रहा। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन कुबाचा को परास्त करके सिंध और मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। कुबाचा बार बार इल्तुतमिश की सीमाओं पर आक्रमण करता था और दिल्ली सल्तनत पर अपना दावा पेश करता था। अतः 1228 में भी इस को परास्त करके और सिंध और मुल्तान तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार कर लिया गया। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त कर लिया। उस समय बगदाद के खलीफा थे जिनका नाम था अल मुत्सिर बिल्ला। खलीफा से मान्यता प्राप्त करना अपने आप में एक वैधानिकता को प्राप्त करना था और वो सुल्तान की वो खलीफा की तरफ से एक वैधानिक शासक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। इसलिए ये राजनीतिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि थी और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की। 1230 ईस्वी में बंगाल की विजय प्राप्त की और ये बल्खा खिलजी बंगाल का अंतिम शासक था, उसको पराजित करके बंगाल पे भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने इन सभी राजनीतिक कार्यों को अंजाम दे करके दिल्ली सल्तनत को एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया और तत्पश्चात जो अब तक नवोदित दिल्ली सल्तनत में नहीं हुए थे और वो थे उसके प्रशासनिक कार्य। तो इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों में क्या क्या काम हुए हैं, उसमें पहला है तुर्कान चहलगानी का गठन। तुर्कान चहलगानी क्या थी, इसके बारे में बर्नी अपनी तारीख फिरोजशाही में लिखता है कि इल्तुतमिश ने अपने विश्वास पात्र 40 तुर्की दासों का एक दल बनाया जिसको तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इसको दल चालीसा के नाम से भी जाना गया था। ये बहुत ही विश्वास पात्र तुर्की दास थे जिनको सल्तनत के विभिन्न इक्तों में या विभिन्न सूबों में इनको तैनात किया गया और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के संचालन में एक बड़ी भूमिका अदा की। अगला सुधार था या प्रशासनिक कार्य था इक्ता प्रथा का प्रचलन। इक्ता एक अरबी संस्था थी जिसका अर्थ होता है भूभाग। दो प्रकार के इक्ताओं का जिक्र इसमें किया गया है। एक छोटे इक्ता, ये जमीन के छोटे टुकड़े होते थे जो कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सैनिक सेवा के बदले या वेतन के बदले दी जाने वाली लैंड ग्रांट्स होती थी। और बड़े इक्ता जो होते थे वो सूबे की तरह होते, प्रांत की तरह होते थे और वहाँ पर जो सूबेदार नियुक्त होते थे उनको इक्तेदार या मुक्ता कहा जाता था। जबकि छोटे इक्ताओं का जो इक्तेदार होता था या प्रशासक होता था उसको वली के नाम से पुकारा जाता था। बड़े इक्तेदार या सूबों के इक्तेदार जो होते थे, सूबेदार होते थे, इनके मोटे रूप से 3 काम माने जाते थे, 3 कार्य थे इनके। पहला कि वो सूबे या इक्ते के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। दूसरा, वो वहाँ के राजस्व की वसूली करेगा और अपनी और अपनी सेना के खर्चे के बाद में जो रेवेन्यू बच जाता था, जो अधिशेष बच जाता था, वो केंद्रीय खजाने में भेजेगा, जमा करवाएगा। और तीसरी बात ये थी कि आवश्यकता पड़ने पर ये इक्तेदार या सूबेदार मुक्तावली सुल्तान की सैनिक सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने न केवल संपूर्ण सल्तनत में शांति स्थापित की, कानून व्यवस्था स्थापित की, न केवल वहाँ के राजस्व वसूली के लिए एक संस्थापना का कार्य किया, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद भी इनसे मिलती थी। अगला सुधार था मुद्रा प्रणाली का। अब तक कोई सिक्के जो है वो नहीं डाले गए दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। ऐबक को इतना समय नहीं मिला और उसके बाद कुछ साल भर की अस्थिरता रही। इल्तुतमिश के आने के बाद इल्तुतमिश ने पहली बार अरबी शैली के सिक्के ढलवाए। 2 प्रकार के इसके सिक्के थे,
एक चांदी का सिक्का जिसको टंका कहा जाता था, और इसका वजन 175 ग्राम का होता था। दूसरा था तांबे का जीतल, और ये दो प्रकार के सिक्के उस काल में बड़े महत्वपूर्ण थे, और इन सिक्कों को अरबी भाषा में इन पे लेख लिखवाए गए। टकसाल का नाम कि किस टकसाल के ये सिक्के हैं ये लिखवाए गए। तो कहना चाहिए कि पहली बार एक व्यवस्थित ढंग से मुद्रा प्रणाली को लागू करने वाला, स्थापित करने वाला शासक इल्तुतमिश था। डॉक्टर नेल्सन राइट एक बहुत बड़े मुद्रा विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने इल्तुतमिश को एक बहुत बड़ा मुद्रा विशेषज्ञ माना, कि उसने मुद्रा के संबंध में पहली बार जो है वो सारे जो पुराने सिक्के थे उनको बंद करके और ये नई शैली के, अरबी शैली के सिक्के ढलवाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम था कि अब तक ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी, उस राजधानी को लाहौर से हटा करके और दिल्ली सल्तनत की राजधानी पूर्णतया दिल्ली लाई गई। और इससे फायदा ये हुआ कि गजनी और गौर होने वाले विभिन्न खतरों से अब ये राजधानी सुरक्षित हो गई। न्याय व्यवस्था की बात इब्न बतूता करता है। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रेहला में बताता है कि इल्तुतमिश के महल के द्वार पर 2 सिंहों की मूर्तियां लगी हुई थी, और इन मूर्तियों के गले में जंजीरें थी। कोई भी व्यक्ति रात के समय में भी आकर के इन जंजीरों को खींच करके और न्याय की फरियाद कर सकता, न्याय की पुकार कर सकता था, तो उसको न्याय मिलता था। और दिन के समय में कोई भी व्यक्ति लाल वस्त्र पहन करके महल के सामने खड़ा हो जाता था, तो सुल्तान द्वारा उसको त्वरित न्याय दिया जाता था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में काजियों की नियुक्ति की, नगरों में अमीर दाद नियुक्त किए। इस प्रकार एक व्यवस्थित न्याय प्रणाली की को स्थापित करने का काम इल्तुतमिश द्वारा किया गया। खलीफा से मान्यता प्राप्त करना, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुत्सिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त की। अब उसको वैधानिक शासक या वैधानिक रूप से, लीगल रूप से उसको शासन करने की स्वीकृति मिल गई। कोई भी अमीर, कोई भी पड़ोसी शासक, वो चाहे गजनी का हो, गौर का हो, वो अब इल्तुतमिश पे उंगली नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो अब खलीफा की तरफ से वैधानिक रूप से शासन करने वाला एक सुल्तान था। इल्तुतमिश ने एक और नया काम किया कि उसने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर दी। उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के बाद में इल्तुतमिश ने स्थापत्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, जो ऐबक के समय में इसका निर्माण शुरू हुआ था, उसने अपने सूफी गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अपने पुत्र का एक मकबरा बनाया जिसको सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। अपने जीवन काल में स्वयं का मकबरा बनवाया, और नागौर में अतारकिन के दरवाजे का निर्माण किया गया, जो आज भी एक व्यवस्थित रूप से खड़ा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा, जबकि डॉक्टर के निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।